तो हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग द रीडिंग मैनिया तक पढ़ चुके थे और अपन को क्या करना था, प्रिंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके आगे पढ़ना है। पर इसके आगे पढ़े उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था बेसिकली, है ना। देखो, स्लाइड के थ्रू ही रिवीजन आपका मैं करा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने शुरू किया था ओरिजिन से, है ना। तो ओरिजिन में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली कि जो प्रिंट कल्चर है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ। तो ओरिजिन कहाँ हुआ, तो बेटा चाइना में। चाइना से फिर कहाँ गया, जापान। जापान से फिर कहाँ गया, कोरिया। फिर हमने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा था बेटा, जैसे जो जापान में पहली बुक लिखी गई तो उसका नाम क्या था बेटा, डायमंड सूत्रा, है ना। एक उकियो ए नाम की फ्लोटिंग पेंटिंग थी, वो किसने बनाई थी बेटा, कितागावा उतामारो ने। उसी प्रकार से जब कोरिया गई बेटा, है ना, प्रिंट कल्चर, तो वहां कौन सी बुक लिखी गई थी बेटा, जिगजी, है ना। ये पहली मूवेबल मेटल टाइप क्या थी बेटा, बुक थी, है ना। वैसे चाइना में कौन सी पहली बुक लिखी गई थी बेटा, एकॉर्डियन बुक लिखी गई थी। तो बेसिकली सबसे पहले हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ा और जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई थी, ओरिजिन हुई थी, उसका नाम क्या था बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंटिंग जो है ना, यूरोप पहुंचे, है ना। तो यूरोप किसकी मदद से पहुंचा बेटा, मार्को पोलो की मदद से। उन्होंने क्या किया बेटा, चाइना आए थे घूमने, तो वहां उन्होंने ये टेक्नोलॉजी देखी और इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कहाँ ले गए बेटा, यूरोप ले गए। फिर यूरोप में यही जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है किस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है बेटा, मूवेबल मेटल टाइप में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस। आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, गुटेनबर्ग ने क्या किया था बेटा, डिस्कवर किया था। इसमें फिर हमने वेलम और पेपर के बारे में डिफरेंस पढ़ा। वेलम क्या होता है बेटा, जो एनिमल की स्किन से पेपर बनाया जाता है उसको वेलम बोलते हैं। और पेपर क्या होता है, जो जनरली जो पेड़ होते हैं बेटा, है ना, उनके सैप से बनता है। तो जो वेलम से किताबें लिखी जाती थी, वेलम के ऊपर किताबें लिखी जाती थी, तो जनरली क्या होती थी बेटा, एक्सपेंसिव होती थी। और जो पेपर में लिखी जाती थी तो जनरली क्या होती थी, चीपर होती थी। फिर इसके बाद हमने कैसे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर हुई बेटा, गुटेनबर्ग ने क्या किया था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये मेटल स्क्रू टेक्निक थी बेटा, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और ये देखा था कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहली जो बुक छापी थी वो क्या छापी थी बेटा, 180 कॉपियां छापी थी, किसकी, द बाइबल की। ठीक है, 3 सालों में। तो इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस क्या हो गई थी बेटा, डेवलप हो गई थी यूरोप में, तो उसके क्या इम्पैक्ट थे सोसाइटी में, है ना, रिलीजन में, लिटरेचर में क्या क्या इम्पैक्ट थे, उसके बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। ये देखो, है ना, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हो तो उसके इम्पैक्ट पढ़े थे। जैसे नई रीडिंग पब्लिक आ गई थी, है ना। कल्चर कैसा हो गया था बेटा, ओरल से रीडिंग कल्चर हो गया था। रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई थी, है ना। इस रिलीजियस डिबेट को जो मेनली शुरू करने वाले थे, और एक नया ग्रुप आ गया था जो मैंने आपको बताया था, वो क्या था बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का ग्रुप आ गया था, है ना। ये मार्टिन लूथर जो उस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ग्रुप को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। मैं आपको एक पर्सनालिटी के बारे में बताना भूल गया था, कौन थे बेटा, मिनोशियो। कौन थे, मिनोशियो, है ना। इनको हेरेटिक बोला जाता है। हेरेटिक कौन लोग होते हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, है ना। धर्म का विरोध करना मतलब वो नहीं, जो धर्म में, है ना, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस है ना, जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस है जिसके कारण लोगों को क्या होता था बेटा, एक्सप्लॉइटेशन होता था, उसको विरोध करते थे। तो जैसे मार्टिन लूथर का नाम है वैसे इनका भी बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भी चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो करप्शन हो रहे थे, है ना, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था बेटा, आवाज उठाई थी। तो इनका नाम क्या करना, आप याद रखना ना। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, वही डिफरेंस पढ़े थे रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में। रोमन कैथोलिक चर्च कैसा था बेटा, ऑर्थोडॉक्सी, पुरानी सोच का था, वो रिफॉर्म नहीं चाहता था। पर वही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैसा ग्रुप था, लूथर, मार्टिन लूथर लीड कर रहे थे, और ये रेडिकल सोच का ग्रुप था, वो रिफॉर्म चाहता था। जो, है ना, रिचुअल्स के नाम पे पेमेंट लिया जाता था चर्च में, करप्शन होता था, उसके अगेंस्ट में था, है ना। ये विश्वास करते थे कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, है ना, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए आप सिर्फ क्या करो बेटा, फेथ, बिलीव रखो, भरोसा रखो, है ना, इंस्टेड ऑफ रिचुअल पेमेंट्स, है ना। ये सारी चीजों के बारे में ये बताता था। वही चीज हमने मार्टिन लूथर जी के बारे में पढ़ा। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था बेटा, 95 थीसिस। तो इन्होंने 95 पॉइंट्स लिखे थे एक्चुअली में, है ना, जो वो रिफॉर्म चाहते थे, किसमें, चर्च में, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च में जो रिफॉर्म चाहते थे। और उस बुक को उन्होंने कहाँ रख दिया था बेटा, एक विटेनबर्ग में चर्च है जर्मनी में, उसके गेट में रखाए थे, है ना, ताकि फादर लोग उस बुक को पढ़े और देखें कि ये रिफॉर्म हम क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो मेनली जो, है ना, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ग्रुप था उसको कौन लीड कर रहे थे बेटा,
मार्टिन लूथर क्या थे? एक जर्मन मॉन्क थे, है ना। मॉन्क आपने वो संत लोग होते हैं ना, साधु संत लोग, उनको हम लोग मॉन्क बोलते हैं। और थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। थियोलॉजी क्या बेटा? स्टडी ऑफ रिलीजन। तो यहाँ हमने इनके बारे में क्या किया था? पढ़ा था। और जब मार्टिन लूथर आए थे तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया था यूरोप में, है ना। मार्टिन लूथर के आइडियाज की वजह से, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि रिलीजन और सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया था। एक नया ग्रुप आ गया था, पहले रोमन कैथोलिक ग्रुप था, अब क्या आ गया था बेटा? ल्यूथरन और कैल्विनिस्ट, ये थोड़ा सा रेडिकल ग्रुप आ गया था, है ना। लोग पहले, है ना, प्रीस्ट ने कुछ बोल दिया, फादर ने कुछ बोल दिया, उसको सच मान लेते थे, कभी सवाल नहीं करते थे, ठीक है ना। पर धीरे धीरे क्या करने लगे बेटा? क्वेश्चन करने लगे, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे, है ना। तो यही सब हमने क्या किया था? पढ़ा था। जनरली जो बाइबल थी लूथर ने उसको किस में छाप दिया था बेटा? जर्मन में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके बेटा? जान सके कि कैसे प्रीस्ट है ना, फादर कैसे करप्शन कर रहे हैं चर्च में, ताकि रिफॉर्म जल्द से जल्द आ सके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था बेटा? पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? रीडिंग मानिया। एक यूरोप में एक नया कल्चर आ गया था रीडिंग का, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स क्या होने लगी थी बेटा? छपने लगी थी, है ना। अमीरों के लिए भी बुक छपती थी, गरीबों के लिए भी बुक छपती थी, अलग अलग बुक्स आने लगी थी। लोग उसको क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अगर पढ़ेंगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो लिटरेसी रेट बढ़ गया था। नए लिटरेचर्स आने लगे, जैसे एल्मेनेक हो गए, रिचुअल कैलेंडर बोलते थे, चैप बुक, पॉकेट साइड बुक होती थी, जो अमीर लोग ऐसा लेके बेटा पढ़ते रहते थे। वैसे गरीबों के लिए, है ना, क्या था बेटा? लो प्राइस बुक, जिसको हम लोग बिब्लियोथेक और ब्लू बोलते थे, ना। तो इसके बारे में यहां तक हमने क्या किया था बेटा? इसको कंप्लीट किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो थोड़ा सा हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आगे समझ लेते हैं, हुआ क्या था, फिर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, बेसिकली आपको पता होगा बेटा, है ना, आपको पता होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली कहाँ हुआ था बेटा? फ्रांस में हुआ था, है ना, 1789 में, ठीक है, 1789 में हुआ था। देखो हुआ क्या था, समझो। फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या था बेटा? अरिस्टोक्रेट्स थे, सेकंड में नोबल पर्सन थे, थर्ड में क्या थे? वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब लोग थे, व्यापारी लोग, मर्चेंट्स लोग क्या करते थे। तो फ्रांस में क्या था उस समय? कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था बेटा? मोनार्की। क्या था? मोनार्की, मतलब राजा रूल करता था। तो अब क्या होता था, जैसे 3 भागों में सोसाइटी फ्रांस में बटी थी, ये फर्स्ट स्टेट हो गया, है ना, सेकेंड स्टेट हो गया और थर्ड स्टेट हो गया, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में क्या की थी बेटा? पूरी की पूरी फ्रांस की सोसाइटी क्या थी? बटी हुई थी, है ना। अब जो पहले 2 स्टेट थे, इनको प्रिविलेज मिलता था। क्या प्रिविलेज मिलता था बेटा? कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, मतलब आपको सब कुछ फ्री है, कुछ भी टैक्स नहीं भरना। पूरा का पूरा जो टैक्स का बर्डन था किसके ऊपर आता था बेटा? थर्ड स्टेट के ऊपर, है ना। एक तो ये ऑलरेडी अरिस्टोक्रेट्स, नोबल पर्सन, अमीर लोग हैं, है ना, ऊपर से इनको कुछ टैक्स भी नहीं देना, बेनिफिट सारे ले रहे हैं, और सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आता था? थर्ड स्टेट के ऊपर, जो कि पीजेंट्स है, वर्कर है, मर्चेंट्स है ना। तो जिसके कारण से इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, है ना। तो उस समय कुछ फिलोसफर आते बेटा, है ना, आपने सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा, है ना, वोल्टेयर हो गए, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू हो गए। तो कुछ फिलोसफर आते जो क्या करते हैं बेटा? फिलोसफर का काम क्या रहता है? लोगों को ऐसा इंटेलेक्चुअल बनाना, है ना, ज्ञान देना, है ना, उनको बताना आपके राइट्स के बारे में कि आपका राइट्स हनन हो रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया बेटा? लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। कौन से स्टेट को? थर्ड स्टेट को। और जिसको उन्होंने एजुकेट किया, जिन्होंने नॉलेज ले लिया, उसको हम लोग क्या बोलने लगे बेटा? मिडिल क्लास। क्या बोलने लगे? मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, है ना। जिन्होंने भी क्या कर लिया बेटा? नॉलेज ले लिया, है ना, उनको हम लोग क्या बोलने लगे? मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। अब इन्होंने नॉलेज ले लिया, तब इनको क्या बेटा? अपने राइट्स के बारे में पता चल गया कि हमारा तो गलत है ना, अगर हम एक देश में रहते हैं तो अगर टैक्स देना तो सब देना, हम ही क्यों दे, है ना, इनको भी देना चाहिए, इनको भी देना चाहिए, है ना। क्योंकि इसीलिए बेटा फ्रांस से 3 आइडियाज निकल के आते हैं। जब फ्रांस रिवॉल्यूशन होता है ना, तो मेन 3 आइडियाज निकलते हैं। पहला जो आइडिया निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्वालिटी, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। सेकंड जो आइडिया निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लिबर्टी। थर्ड जो आइडिया निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन से 3 आइडियाज निकलते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो लोगों को लगा, जब इन्होंने नॉलेज ली, है ना, इन्होंने नॉलेज दी, तो इनको लगा तो ये गलत है ना,
ये हमारा बेसिक राइट है इक्वालिटी का। अगर टैक्स देंगे तो सब देंगे, एक एक रुपए टैक्स देंगे तो सब देंगे, हम ही बस नहीं देंगे क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, तो ये भी तो इस देश में रहते हैं बेटा, इनका भी धर्म बनता है टैक्स देना। ठीक है, तो इन्होंने किस आइडिया की बात की बेटा? इक्वालिटी की, है ना, लिबर्टी की बात की। लिबर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीडम। और थर्ड क्या आइडिया निकल के आया था बेटा? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बोले तो बेटा भाईचारा, यूनिटी। ये 3 आइडियाज थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए थे। पर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसके पीछे बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा था बेटा? प्रिंट कल्चर। कौन काम कर रहा था? प्रिंट कल्चर, है ना। जैसे वोल्टेयर हो गया बेटा, रूसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, ये अपनी बुक लिखते थे, लाइक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हो गया, अलग अलग बुक लिखते थे, अलग अलग अपने आइडियाज देते थे। अब ये अगर प्रिंट कल्चर नहीं होता, है ना, न्यूज़पेपर नहीं होता, है ना, कोई भी प्रिंट मीडिया नहीं होता, है ना, आर्टिकल्स नहीं होते, जर्नल नहीं होते, तो क्या ये लिख पाते क्या बेटा? अगर चलो लिख भी लेते तो क्या अगर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट नहीं होता, क्या छप के जा पाता क्या लोगों के पास? क्या ये अपने आइडियाज लोगों को बता पाते क्या? अगर लोगों को नहीं बता पाते, क्या लोगों का ये जो मिडिल क्लास एक नई क्लास बन रही थी, है ना, इंटेलेक्चुअल की क्लास बन रही थी, क्या बन पाती? क्या इनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो पाते? तो क्या रिवोल्यूशन कर पाते क्या बेटा? नहीं, है ना। तो जितने भी रेवोल्यूशन हुए उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जो अपनी किताब लिखते थे। जैसे आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा होगा, गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी, है ना। वैसे तिलक थे, है ना, वीकली अखबार लिखते थे, ठीक है ना। तो वैसे करके हम लोग मतलब प्रिंट कल्चर ने क्या किया बेटा? बहुत बड़ा रोल क्या किया? अलग अलग रिवोल्यूशन में प्ले किया, है ना। तो उसी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ क्या था। बेसिकली जो हम मोनार्की थी, है ना, तो वहाँ जो इन 2 स्टेट्स को प्रिविलेज दिए गए थे उसके खिलाफ रिवोल्ट था, है ना, ताकि पूरे सोसाइटी में क्या लाई जा सके बेटा? इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी लाई जा सके, है ना। यही आइडियाज, हूबहू यही आइडियाज हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखे थे, क्योंकि ये बेसिक आइडियाज हो, सबको जरूरत है इनकी, ठीक है। ये देखो बेटा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर। वही इनलाइटमेंट थिंकर लिखे हुए बेटा, इधर क्या लिखा है? वोल्टेयर और रूसो के बारे में लिखा हुआ है ना। इधर मैं लिख देता हूं, है ना। जैसे इधर क्या हो गया बेटा? वोल्टेयर हो गए, है ना, और क्या हो गए? रूसो हो गए। ये बहुत बड़े थिंकर थे, है ना, बहुत बड़े फिलोसफर थे, जो क्या करते थे? अपने आइडियाज देते थे, है ना। लोगों को बोलते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका बोलने का अधिकार है, ठीक है ना, आपको इक्वालिटी है ना, आप, और सीधी सी बात है, अगर आपको राइट्स चाहिए तो आपको उस राइट के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। कोई आपको थाली में सजा के तो देने से रहा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जब इनको, है ना, इन्होंने इनके बारे में बताया, है ना, इनके राइट्स के बारे में बताया, लोगों को नॉलेज हुआ, तो लोग क्या करना शुरू करेंगे बेटा? कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट शुरू हुआ, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, है ना। मैं आपको बताया ना कि अगर कोई सवाल करेगा, किसी को अपने बारे में पता चलेगा, जैसे सोक्रेत का आइडिया बताया था ना आपको, उन्होंने क्या बोला? बेसिकली आप अपनी अथॉरिटी से सवाल तो करो। आज हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी राइट्स वायोलेट होता है, तो हम जवाब मांगते हैं ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, किसी न किसी जवाब मांगते हैं ना, जो भी अकाउंटेबल होता है। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया बेटा? डिबेट करना शुरू किया, डिस्कशन करना शुरू किया, बातचीत, डायलॉग करना शुरू किया। और एक चीज है ना, यूरोप में उस समय क्या हो गया था बेटा? जो मोनार्की थी, है ना, उस मोनार्की से लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो जो भी रॉयल्टी थे, रॉयल्टी बोले तो बेटा जो अरिस्टोक्रेट्स हो गए, नोबल पर्सन हो गए, तो उनका लोग क्या करते थे बेटा? मॉकरी, मजाक उड़ाते थे, है ना, फनी फनी कार्टून्स बना के, कैरिकेचर्स बना के क्या करते थे बेटा? मजाक उड़ाते, क्योंकि उनको मोनार्की नहीं पसंद, है ना। और एक चीज और बताता हूं, उस समय लोगों को उतना, जैसे आज क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस समय लोगों को उतना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब नहीं था। उनको इससे मतलब था कि चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, पर क्या होना चाहिए? उनको बेसिक राइट्स तो दे उनके, है ना, कुछ राइट्स तो दे, जिसके कारण से वो इंडिपेंडेंट होकर क्या कर सके बेटा? उस कंट्री में जी सके, ठीक है। तो ये देखो बेटा, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या हो गया था बेटा? ये जो आइडियाज थे वोल्टेयर और रूसो के, क्या हो गए थे बेटा? धीरे धीरे पूरे यूरोप में क्या हो गए थे? पॉपुलराइज्ड हो गए थे, है ना। लोग इनकी बुक को, है ना, इनके बारे में क्या करते थे? पढ़ते थे। अब पढ़ेंगे, लोगों को उनके अधिकार पता चलेंगे, उसकी वजह से जो भी डेस्पोटिक रूलर होते थे, डेस्पोटिक मतलब बेटा तानाशाही, है ना, उनके खिलाफ क्या करते थे ये लोग? रिवोल्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो ये लोग, जैसे डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है? डेस्पोटिक मतलब सुबह उठा, जैसे नॉर्थ कोरिया में ना किम जोंग, सुबह उठा, उनको कुछ भी,
है ना, कोई भी फैसला लेना तो सीधा क्या करेंगे बेटा, आएंगे और अनाउंस कर देंगे, जैसे पहले के राजा महाराजा लोग होते थे कि आज से ये लागू होता है तो लागू हो गया, ठीक है ना। तो ये जो डेस्पोटिक रूलर होते थे उनके खिलाफ लोग क्या करने लगे बेटा, रिवॉल्ट करने लगे। दूसरा कल्चर ऑफ डिबेट शुरू हो गया, मैं आपको बताया है ना, जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो आप सवाल करोगे, है ना। अगर आपको पता है अपने अधिकार के बारे में तो अगर उनका वायोलेशन, गवर्नमेंट कोई रूल ला के अगर वायोलेट कर रही है तो आप क्या करोगे, सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे, है ना। तो वही चीज है बेटा, डिबेट का चीजें शुरू हो गया। और जो मोनार्की थी उसका क्या उड़ाया जाने लगा बेटा, मजाक उड़ाने लगे, है ना, मॉकिंग करने लगे, है ना। ये देखो हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द रॉयल्टी, ठीक है, लगभग 1780s के आसपास। तो ये सब में बैकग्राउंड कौन बना रहा था बेटा, प्रिंट कल्चर, है ना। अगर इनके आइडियाज लोगों तक नहीं पहुंचते, लोगों को पता नहीं चलता, और लोगों को अपने अधिकार के बारे में अगर नहीं पता चलता तो क्या करते बेटा, है ना, इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर पाते क्या, नहीं, ठीक है। जैसे अपने कंट्री में हुआ था, है ना, ब्रिटिश हम लोग को बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, चाहे पॉलिसीज से हो, है ना, चाहे किसी भी चीज से हो। तो लोगों को जब ये पता चला तो लोगों के अंदर क्या जगह बेटा, नेशनलिज्म का फीलिंग जगह, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट क्या हुआ, पैदा हुआ, जिसके कारण से क्या किया, लोगों ने रिवॉल्ट किया। गांधी जी ने क्या किया था बेटा, अलग अलग रिवॉल्ट कराए थे, चाहे नॉन कोऑपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, ना। लास्ट में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर इसके बाद देखते बेटा प्रिंट कल्चर के बारे में, ना। 19th सेंचुरी में क्या क्या था, है ना, चिल्ड्रंस के लिए क्या कर रही थी प्रिंट कल्चर, है ना, वुमेन के लिए क्या था, और वर्कर्स के लिए क्या क्या किया। तो चिल्ड्रंस के लिए क्या हो रहा था, धीरे धीरे बेटा चिल्ड्रंस के लिए एक प्रेस बनाई गई थी, कहाँ, फ्रांस में 1857 में, है ना, ग्रिम ब्रदर्स ने बनाई थी। उसमें क्या किया जाता था, तो जो बच्चे थे उनके लिए जैसे कार्टून्स वगैरह हो गए, अलग अलग किताबें क्या की जाती थी, छापी जाती थी। ये देखो ग्रिम ब्रदर्स कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, वो बचपन में आप अपन लोग दादी, है ना, दादाजी से कहानियां सुनते थे ना, अलग अलग। तो जो दादा दादी कहानी सुनाते, पापा मम्मी कहानी सुनाते, वो क्या बेटा, फोक टेल्स, जो भी कहानियां रहती, ठीक है ना। तो छोटी छोटी फोक टेल्स लिखना, है ना, ये क्रिएचर्स बनाना, है ना, अलग अलग चीज उन्होंने क्या किया था बेटा, किसने, ग्रिम ब्रदर्स ने छापना शुरू कर दिया। तो मतलब उन्होंने एक चिल्ड्रन प्रेस बनाई थी। तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो चिल्ड्रन प्रेस है किसने बनाई थी बेटा, ग्रिम ब्रदर्स ने। कहाँ डेवलप की थी, फ्रांस में, ठीक है, याद रखना। ये देखो बेटा ऐसे फेरी टेल्स की कहानियां वगैरह क्या की जाती थी, ऐसे बनाई जाती थी ताकि बच्चे पढ़े, उनको इंटरेस्टिंग लगे, है ना। बचपन में ऐसे अलग अलग कहानियां बनाई जाती है ना, छोटी छोटी किताबें मिलती, फिर बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग क्रिएचर्स बने होते हैं, तो चीज, है ना। विमेन भी क्या हो गई थी बेटा, 19th सेंचुरी तक विमेन बिकम द इंपॉर्टेंट रीडर एंड राइटर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ, है ना, मेल ही रीड कर रहे थे या राइटिंग कर रहे थे, विमेन भी क्या बन गई थी बेटा, एक इंपॉर्टेंट राइटर और रीडर बन गई थी अलग अलग बुक्स की। जैसे कुछ विमेन के, है ना, जो फेमस ऑथर उनके नाम लिखे हुए बेटा, जैसे जेन ऑस्टेन हो गई, ब्रॉन्टे सिस्टर हो गई, जॉर्ज एलियट हो गई, है ना। तो ये भी क्या करती थी बेटा, अलग अलग राइटिंग्स लिखती थी, है ना, जिससे अब ये वुमेन है बेटा, तो ये जनरली किसके राइट्स के बारे में बात करेंगे बेटा, वुमेन के राइट्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। ये भी अलग अलग राइटिंग। वैसे वर्कर्स के लिए क्या था बेटा, लाइब्रेरीज, लेंडिंग लाइब्रेरीज शुरू हो गई थी। मतलब अगर वर्कर है, उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, क्या करते थे बेटा, आप लाइब्रेरी जाओ, एक मिनिमम अमाउंट जमा करो और क्या कर सकते हो, वहां बैठ के आप किताबें पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी सुविधाएं क्या हो गई थी, शुरू हो गई। तो आजकल की लाइब्रेरी जैसा नहीं बेटा, बैठ जाओ किताबें ही नहीं, अपनी किताबें लाओ पढ़ो। लाइब्रेरी एक अलग ही रहता है ना, ठीक है। तो वर्कर्स भी जब पढ़ते थे तो उनको क्या होता था बेटा, नॉलेज होता, तो वो भी अलग अलग क्या करते थे बेटा, बुक्स वगैरह, ऑटोबायोग्राफी वगैरह क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या पढ़ा बेसिकली, है ना, यूरोप का पढ़ा। यूरोप में कैसे प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ, कैसे वहां प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का रोल था। अब हम लोग उस चीज को कहा करते हैं बेटा, इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में कैसा, है ना, प्रिंट का एवोल्यूशन रहा, क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। तो इंडिया में मैं आपको बताया ना कि प्रिंट से पहले हमारे यहाँ क्या लिखी जाती थी बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, कुछ नहीं सर, पाम वगैरह की पत्तियां होती थी, उसी के ऊपर क्या किया जाता था बेटा, लिखा जाता था, है ना। पर उसको क्या करना पड़ता था बेटा, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था, बहुत कंजर्व करके रखना पड़ता था, क्योंकि अगर उसमें कोई भी कीड़े वगैरह लगने पाए तो क्या हो जाती थी, डैमेज, पत्ती, है ना, बहुत। और दूसरा चीज क्या होता था बेटा, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती थी, क्योंकि एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने में बहुत समय लग जाता था, ठीक है ना। बहुत लिमिटेड क्या होते थे बेटा, क्वांटिटी में अवेलेबल होती थी। तीसरा क्या होता था बेटा, बहुत एक्सपेंसिव होता था, है ना। तो जिसके पास पैसा है सिर्फ वही अफोर्ड कर पाता था, बाकी नहीं, ठीक है ना।
उस समय मेनली जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी किस किस लैंग्वेज में लिखी जाती है बेटा? संस्कृत है ना, अरेबिक हो गई और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ईरान की लैंग्वेज है पर्शियन, है ना। कहाँ लिखी जाती थी बेटा? पाम लीव्स में या फिर हैंडमेड पेपर में, है ना। जैसे आज तो बड़ी बड़ी मशीन से पेपर बनते थे, पहले कैसे बनते थे बेटा? ट्रेडिशनल तरीके से पेपर बनाए जाते थे, हैंडमेड पेपर, उसी के ऊपर लिखा जाता था। ड्रॉबैक क्या था बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट्स का? वही मैं आपको बताया, एक्सपेंसिव थी, फ्रेजाइल थी, बहुत नाजुक होती थी, है ना, डैमेज होने का ज्यादा डर रहता था और रीड करने में डिफिकल्टी आती थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स रहती थी, है ना, तो उसमें रीडिंग में आता था। क्योंकि इसको लिखने वाले कौन होते थे बेटा? स्क्राइब्स होते थे, हाँ ना। अब इस कोई भी स्क्राइब्स है उसकी कैसी राइटिंग है ना, किस स्टाइल में लिखा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है ना बेटा। तो वही क्या है, इसके कुछ क्या थे? ड्रॉबैक थे। ये बेटा ये जैसे ये मैन्यूस्क्रिप्ट का फोटो लगा हुआ है ना, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? ये तो पहले जितनी भी किताबें लिखी गई सब किस में लिखी गई बेटा? इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में बहुत सारी चीजें पाई जाती थी। इंस्क्रिप्शन क्या होता था? मेटल का प्लेट होता था, उसी में कार्व कर लिया जाता था, तो उसके फॉर्म में भी क्या होता था? बहुत सारी चीजें पाई गई। प्रिंट कम्स टू इंडिया। इंडिया में कब प्रिंट आया था बेटा? 16वीं सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था? आया था जब पोर्तुगीज मिशनरीज आते बेटा, है ना, गोवा में, तो उन्होंने पहली बार क्या लेके आया था बेटा? प्रिंट इंडिया में लेके आया था। और जो फर्स्ट बुक छपी थी वो किस लैंग्वेज में छपी थी बेटा? कोंकणी और कैनरा लैंग्वेज में छापी गई थी, ठीक है ना, तो याद रखना। इसके बारे में इधर आपको दिख नहीं रहे होंगे बेटा, ये जो पर्सन ये कौन है? जेम्स अगस्टस हिकी। कौन है बेटा? जेम्स अगस्टस हिकी, है ना। ये कौन थे? ये बेटा एडिटर थे, है ना। हमारी कंट्री में जो एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर चला था, है ना, पहला जो न्यूज़पेपर चला था उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था बेटा? बंगाल गैजेट। क्या नाम था? बंगाल गैजेट। ये बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, है ना, कलकत्ता में मेनली छपता था ये। तो इसके एडिटर थे कौन? जेम्स अगस्टस हिकी। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल गैजेट के एडिटर कौन थे, पहले एडिटर जो एडिट करते थे उसको कौन थे बेटा? जेम्स अगस्टस हिकी थे। ये इनकी एक खासियत थी बेटा कि ये ज्यादातर जब न्यूज़पेपर लिखते थे, खुद तो ब्रिटिशर्स थे, पर क्या करते थे बेटा? भर भर के ब्रिटिश की क्या करते थे बेटा? बुराई करते थे, है ना। जो भी उनकी पॉलिसीज रहती थी, है ना, जो भी उनको, ऐसा नहीं था, देखो ऐसा नहीं था कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स खराब थे, है ना, मेजोरिटी खराब थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो क्या करते थे बेटा? समझते थे, इंडिया के कॉज को सपोर्ट करते थे कि गलत है, हमारी सरकार क्या कर रही है? इंडिया के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, गलत फायदा उठा रही है ना, पूरे रिसोर्स को ड्रेन कर रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे थे, उसमें से एक क्या था बेटा? जेम्स अगस्टस हिकी, जो बंगाल गैजेट में लिखते थे तो बहुत ज्यादा क्या करते थे बेटा? क्रिटिसाइज करते थे, अपनी ही गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि बंगाल गैजेट के एडिटर कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी। बहुत अच्छी बातें लिखते थे क्या? नहीं, क्रिटिसाइज करते थे। जो भी देखो, अगर गवर्नमेंट ने सही किया तो सही बोलते थे, गलत किया तो गलत बोलते थे, है ना। ऐसा नहीं सोचते थे कि हमारी गवर्नमेंट है ना, तो बाद में मेरे लिए अच्छा करे तो मैं उनको क्या करूं? तारीफ करूं, ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए इनका नाम बहुत चलता था। फिर हम लोग देखते बेटा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स इन इंडिया। मैं आपको बताया था बेटा शायद कि इंडिया में जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, है ना, इस समय क्या था बेटा? इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आते थे। क्या आए थे बेटा? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या था बेटा? हमारी जो सोसाइटी थी बहुत ज्यादा सोशल एविल से ग्रसित थी, है ना। पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, पर्दा हो गया, है ना, बिडोरी मैरिज नहीं होती थी, बैन ऑन बिडोरी मैरिज, है ना, एजुकेशन नहीं था, है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसके कारण से बहुत सारे सोशल एविल थे बेटा, जो हमारी सोसाइटी को क्या करके रखे थे बेटा? है ना, ग्रसित करके रखे हुए थे, है ना। इसके खिलाफ क्या होता है? कुछ ऐसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चालू होते बेटा, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर आते हैं, जिसमें एक कौन थे बेटा? राजा राम मोहन रॉय हो गए, है ना, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद ईश्वर चंद क्या हो गए बेटा? विद्यासागर हो गए, है ना। वैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या आते बेटा? रिफॉर्मर आते हो, क्या करते हैं? सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज बताओ, कोई भी प्रथा कई सालों से चली आ रही है और ये सोशल रिफॉर्मर अचानक से आएंगे, क्या चीजों को रिफॉर्म कर देंगे? और क्या सोसाइटी करने देगी क्या बेटा? नहीं, है ना। हमको आज हम पढ़ते हैं बुक में तो हमको बहुत ईजी लगता है कि बेटा वो आए, है ना, राजा राम मोहन रॉय आए, सती खत्म करके चले गए। ईश्वर चंद विद्यासागर जी आए और इन्होंने बिडो के लिए बहुत काम किया, विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। क्या ये चीजें बहुत आसान है क्या बेटा? नहीं।
देखो सोसाइटी में अगर कोई चीज चलती है, अगर आपको बदलाव लाना है तो धीरे धीरे आता है ना, और आपको उसके लिए जरूरी नहीं कि सोसाइटी हमेशा सपोर्ट करे। तो इनको भी कोई सपोर्ट नहीं किया गया था बेटा, है ना, इनको भी कोई सपोर्ट नहीं किया गया था, पर इन्होंने क्या किया था, ठान लिया था कि मैं क्या करूंगा बेटा, इस सोसाइटी से जितने भी सोशल एविल है उनको क्या करके रहूंगा बेटा, हटा के रहूंगा, है ना। बहुत सारे रास्ते में कठिनाइयां भी आई, उसके बावजूद भी क्या किए बेटा, ये लगे रहे। अगर ये अपना काम छोड़ देते तो शायद आज सोसाइटी हमारी जो जितनी है ना, जितना रिफॉर्म आया वो कभी रिफॉर्म नहीं आ पाता, है ना। तो इसमें भी, इसके पीछे भी कारण किसका था बेटा, प्रिंट मीडिया, प्रिंट कल्चर का ही कारण था। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जी हो गए, है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, और भी जितने रिफॉर्मर थे, है ना, ये तो हिंदू में थे, वैसे मुस्लिम में भी थे, है ना, पारसी में भी थे, तो अलग अलग, है ना, हर धर्म में कुछ ना कुछ बेटा क्या थी, कमियां थी, है ना। तो ये जितने भी रिफॉर्मर थे उन्होंने किसकी मदद ली बेटा, प्रिंट कल्चर की ही क्या ली थी, मदद ली थी, है ना। जैसे मैं आपको बताया था राजा राम मोहन रॉय जी वीकली अखबार छापते थे, संवाद कौमुदी, है ना। वैसे बाल गंगाधर तिलक, है ना, केसरी अखबार छापते थे। तो अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कैसे प्रिंटिंग कल्चर इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट लेके आया था, है ना। देखो पढ़ते, जैसे मेन जब रिलीजियस रिफॉर्म आए थे तो किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी बेटा, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस रिफॉर्मर। एक साइड तो वो थे जो ऑर्थोडॉक्सी थे, मतलब जो सोसाइटी में चल रहा है वो चंगा है, चलने दो, सती है सही है, चाइल्ड मैरिज है सही है, पर्दा है सही है। पर रिफॉर्मर थे कुछ बेटा, राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, बाकी भी अदर रिफॉर्मर थे जो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय जी हो गए बेटा, उन्होंने एक वीकली अखबार शुरू किया था, उसमें का नाम क्या था बेटा, संवाद कौमुदी। याद रखो, सीधा सीधा पूछता है, संवाद कौमुदी किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखा था 1821 में। किस लिए, मैं बताया ना कि ये राजा राम मोहन रॉय जी, है ना, इनके सामने, इनकी आंखों के सामने इनकी बहन को जला दिया गया था, सती कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन्होंने उस दिन ठान लिया था कि मैं क्या करूंगा, एक ना एक दिन इस देश से सती को हटा के रहूंगा। तो इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई, वो जो अखबार है उसमें किसके खिलाफ छापते थे बेटा, सती के खिलाफ और आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब क्या है, ये बेटा आइडल पूजा में, मतलब आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। आइडल मतलब मूर्ति पूजा करना, है ना, उसमें बिलीव नहीं करते थे। इनके लिए था कि बेटा सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, ह्यूमैनिटी, है ना। बेटा अगर आप किसी जिंदा आदमी को जला दे रहे हो चिता में, ह्यूमैनिटी वहां खत्म हो गई ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं बोलते थे, और ये बोलते थे, ऐसा नहीं है, इन्होंने वेदों, है ना, जो हमारे वेदास है, पुराणास है, इनका भी इन्होंने विरोध किया, पर सारे वेद और पुराण का विरोध नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, कोई भी ऐसा पेज या फिर कोई भी ऐसी राइटिंग जो विमेन के राइट्स को क्या करता बेटा, छीनता है, जो सती को प्रमोट करता है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट का मतलब जितने भी सोशल एविल हैं इनको प्रमोट करता है, वो मेरे लिए गलत है, ठीक है ना। तो वही ये मेनली सती और आइडोलेट्री, आइडल पूजा के क्या थे बेटा, खिलाफ थे, है ना। ये अगले थे बेटा, ये तो रिफॉर्मर थे, इनके खिलाफ कौन खड़े हो गए बेटा, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है ना। ये देखो, अगर ये संवाद कौमुदी में किसके बारे में लिखते थे, सती को अपोज करते थे, आइडोलेट्री पूजा, आइडल वर्शिप को अपोज करते थे, तो ऑर्थोडॉक्सी इसके अपोज में कुछ ना कुछ तो करेंगे बेटा। वो क्या लिखते थे बेटा, समाचार चंद्रिका, है ना, समाचार चंद्रिका कौन लिखता था, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ताकि ये इन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब कौन दे सके बेटा, ये दे सके, मतलब टक्कर चल रहा था। ये रिफॉर्म सोसाइटी में अच्छा लाना चाहते थे, पर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी नहीं चाहता था कि उनके धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाए, है ना। ये देखो, जितने भी राजा राम मोहन रॉय जी के ओपिनियन होते थे उसके खिलाफ किसमें लिखा जाता था, समाचार चंद्रिका में लिखा जाता था। तो ये हिंदू रिफॉर्म है, अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट आए, अलग अलग रिफॉर्मर आए जिन्होंने क्या किया बेटा, पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म किया। वैसे मुस्लिम रिफॉर्मर भी थे, जैसे देवबंद, है ना, समाज हो गया, उन्होंने भी क्या किया था बेटा, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे चीजें थी। मेनली मुस्लिम में क्या था बेटा, पर्दा सिस्टम चलता था, विमेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ना अलाउ नहीं था। तो विमेन में भी बहुत सारे क्या थे, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में भी क्या थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म की जरूरत थी, रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत थी। तो वैसे देवबंद, ये देवबंद समाज वगैरह हो गए, ये अलग अलग जगह पे सेमिनार करते थे, है ना। बहुत सारे इन्होंने फतवा भी जारी किए थे, ठीक है ना, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, उसके बारे में। तो इन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म क्या किए थे, लेके आए थे। इसमें कुछ और बुक के नाम देख लेना बेटा, होली टेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत सैक्रेड है, बहुत पवित्र, जैसे श्री रामचरित मानस हो गई, है ना, किसने लिखी थी बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये देखो बेटा, ये संवाद कौमुदी का एक वो है ना। अब मेनली ये जो संवाद कौमुदी था किस लैंग्वेज में लिखा जाता था बेटा, बंगाली,
ठीक है ना। देख लेना, ये 1821 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्र का प्रबंध राजा राम मोहन रॉय के हाथों में था। यह राजनीतिक नहीं, सामाजिक समस्याओं को लेकर चलने वाली पत्रिका थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाना, मतलब सोशल एविल्स को खत्म करना था, मिटाना, सती प्रथा जैसी रूढ़ी, है ना, रूढ़ी का खंडन करना था। तो ये मेनली बेसिकली क्या था बेटा, एक वीकली न्यूज़पेपर था, जिसमें वो सती के खिलाफ, आइडल वर्शिप के खिलाफ क्या करते हैं बेटा, राजा राम मोहन रॉय जी लिखते थे। ठीक है, ये है द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय जी, है ना। है ना। आगे चल के आप देखेंगे बेटा, धीरे धीरे जब सोसाइटी में रिफॉर्म आने लगते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट आने लगता है, तो नए फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस क्या होते हैं बेटा, आते हैं, है ना। फिर लोग उनको पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, है ना। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना, और वुमेन के बारे में पढ़ना, कैसे वुमेन्स को उनके राइट्स मिले, है ना, वुमेन ने कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है ना, कैसे दूसरी वुमेन मोटिवेट हुई और खुद को आगे बढ़ाए, तो उसके बारे में पढ़ना है। जैसे न्यू लिटरेरी फॉर्म्स क्या आने लगे, तो बेटा धीरे धीरे नॉवेल्स आने लगी थी, है ना, लिरिक्स आने लगी थी, शॉर्ट स्टोरीज की किताबें छपने लगी थी। ये सब किसका कमाल है बेटा, प्रिंट कल्चर का, है ना। प्रिंट कल्चर आया, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, तभी तो इतनी चीप हो गई ना बेटा, किताबें क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो लोग क्या करने लगे, अलग अलग चीजें छापने लगे, मार्केट में आने लगी, तो लोग क्या करना शुरू कर दिए बेटा, पढ़ना शुरू कर दिया। अगर पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक आपको पढ़ाई लिखाई तो आना चाहिए। तो अब लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, तो दो फायदे हुए बेटा, लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, है ना। लोग पढ़ना शुरू किए, तो क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना भी क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो जैसे एसे हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल के बारे में हो, चाहे सोशल मैटर के बारे में हो, ये सारी चीजें लिखना क्या हो गई बेटा, शुरू हो गई। तो नए नए लिटरेरी फॉर्म्स क्या हो गए, आ गए। विजुअल कल्चर भी डेवलप होने लगे। विजुअल कल्चर का मतलब क्या होता है, पेंटिंग्स वगैरह क्या होने लगी बेटा, डेवलप होने लगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया राजा रवि वर्मा जी का, है ना। इन्होंने बहुत सारी इमेजेस बनाई, जैसे एक इमेज ये है बेटा, सरस्वती माता जी की, है ना। इन्होंने किसने बनाई थी बेटा, राजा रवि वर्मा जी। जनरली ये कौन सी पिक्चर, विजुअल पिक्चर ही बनाते थे, ठीक है ना। उससे ये देखो, चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स अलाउड इवन द पुअर टू डेकोरेट दियर वॉल्स। आज देखते हो ना, गांव वगैरह जाओगे तो अलग अलग कैलेंडर्स टंगे रहते हैं, है ना। तो उस समय भी क्या होने लगा था बेटा, ताकि गरीब लोग, है ना, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं ले पा रहे, तो ऐसे रिचुअल कैलेंडर हो गए। आज भी देखते हो कंपनी का नाम लिखा रहता है और कैलेंडर पूरा रहता है, तो वो भी रिचुअल्स कैलेंडर वगैरह भी क्या होने लगे, तो बेटा डेवलप होने लगे थे, जिनको हम लोग चीप प्रिंट्स बोलते थे, है ना। वो आप देखोगे तो जो पुअर रहते थे उनके दीवालों पे वो डेकोरेशन में काम आते थे, ठीक है। वीमेन एंड प्रिंट, वीमेन कौन कौन सी बुक लिखने लगी थी, इसमें आप दो नाम याद रखो बेटा, जैसे रासुंदरा देवी जी, है ना, 1810 में इनका बर्थ हुआ था। रासुंदरा देवी जी किसमें लिखती थी बेटा, बंगाली में। किसमें, बंगाली में। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है बेटा अमर जीवन। क्या नाम है, अमर जीवन, ठीक है ना। लोग इनको कुछ भी बोलते हैं, है ना, वो बंगाली है। इन्होंने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में क्या किया था बेटा, बताया था। देखो ये उस समय की बात है जिस समय विमेन को पढ़ना अलाउ ही नहीं था, बाहर निकलना, मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, चोरी छुपे छुपे पढ़ा, है ना, चोरी छुप छुप के इन्होंने क्या की बेटा, पढ़ाई की। तो वो सारी कहानी क्या करती बेटा, बताती। ये देखो, हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन माई लाइफ इज नोन एज द फर्स्ट पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी, मतलब पहली जो ऑटोबायोग्राफी छापी थी किसी वुमेन ने, कौन सी थी बेटा, अमर जीवन। किसने छापी थी, रासुंदरा देवी जी ने छापी थी ना। किस लैंग्वेज में, बंगाली में। सी टॉट हरसेल्फ टू रीड एंड राइट एट ए टाइम व्हेन एजुकेशन वाज फॉरबिडन टू अपर क्लास कास्ट वुमेन। मतलब वही बता रहा है कि इन्होंने खुद को पढ़ना सिखाया, खुद को लिखना सिखाया। किस समय, जिस समय जो अपर कास्ट वुमेन होती थे, अपर कास्ट की जो वुमेन होती थी, उनको पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, ठीक है ना। उनको पर्दे के अंदर रहने दो, है ना, घर के अंदर रहने दो, पढ़ना लिखना ये सब, मतलब बात करना भी अलाउ नहीं था, ठीक ना। उस समय इन्होंने खुद से पढ़ा, खुद से लिखना सीखा ना, तो उसी के बारे में उन्होंने अपनी कहानी बताई। हर ऑटोबायोग्राफी बॉट हर प्राइवेट लाइफ टू द पब्लिक स्फीयर विच ट्रांसग्रेस्ड सोशल कस्टम ऑफ द टाइम। जब इनकी किताबें, जब इनकी ऑटोबायोग्राफी मार्केट में आई, लोगों ने पढ़ी, तो वीमेन को भी अपने ऊपर विश्वास हुआ कि वो भी क्या कर सकती बेटा, है ना, जिम्मेदारियों के साथ साथ क्या कर सकते बेटा, पढ़ाई लिखाई कर सकती। तो यही है, कुछ यही अलग अलग किताबें बेटा जिनको विमेन ने पढ़ा और उनको भी मोटिवेशन मिला कि हमको भी पढ़ना चाहिए, है ना। जब विमेन पढ़ेंगी तो खुद क्या हो जाएंगे बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट। तो जैसे, है ना, पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, डाउरी हो गया, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, धीरे धीरे वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि विमेन का लिटरेसी रेट क्या हुआ बेटा, बढ़ा।
अगर वुमेन को लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो उनको सही गलत की समझ होगी, है ना, पढ़ेंगी तो खुद की नौकरी करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे बेटा, सेल्फ डिपेंडेंट। तो कोई भी ऐसा हाथ उठाने से पहले, है ना, कुछ चीज करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसी में एक एग्जांपल बेटा ताराबाई शिंदे जी का, है ना, इन्होंने मेनली किसके अगेंस्ट वॉइस उठाई बेटा, पेट्रियार्की के खिलाफ। किसके खिलाफ बेटा, पेट्रियार्की के खिलाफ इन्होंने, है ना, जो ये मेल डोमिनेंट होता है ना उसके खिलाफ उन्होंने क्या की बेटा, आवाज उठाई। एंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो वुमेन के साथ गलत होता था, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस होना, चाइल्ड मैरिज होना, है ना, विमेन को दोबारा रीमैरिज नहीं करने देना, जो भी बीडो हो जाती थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या की थी बेटा, आवाज उठाई थी 19th सेंचुरी में। सी डिफाइड सोसाइटल नॉर्म्स एंड इंस्पायर्ड अदर, हर बुक इन मराठी स्त्री पुरुष तुलना। मेनली उन्होंने क्या किया था बेटा, जो देखो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान, तो उसमें जो मेल होता है वो क्या करता है बेटा, अपने आप को सुपीरियर मानता है और फीमेल को क्या करता है बेटा, दबा के रखने की कोशिश करता है। ठीक ना, आज भी बहुत जगह होता है जहां मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वुमेन को बोलने तक का अधिकार नहीं होता, है ना, वो नजर झुका के एकदम रखते। अगर आपने कुछ बोल दिया, अगर वुमेन ने कुछ बोल दिया तो मेल क्या करेगा बेटा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें करना, है ना। तो इसी के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी ताकि वुमेन को अपलिफ्ट कर सके, एम्पावर्ड कर सके। ठीक है, तो उनकी बुक का नाम क्या था बेटा, स्त्री पुरुष तुलना। किसमें थी बेटा, मराठी में। तो कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट, है ना। तो जो पहली किताब, फेमिनिस्ट किताब लिखी गई थी जो फीमेल के राइट्स की बात करती थी, फीमेल के एम्पावरमेंट की बात करती थी, वो कौन सी थी बेटा, स्त्री पुरुष तुलना। किसने लिखी थी बेटा, ताराबाई शिंदे जी ने लिखी थी, मराठी में, हाँ, महाराष्ट्र की थी। तो ये कुछ कुछ किताबें बेटा जो उस समय छप रही थी, और किसकी मदद से छप रही थी बेटा, प्रिंट कल्चर की मदद से। और छप छप के लोगों के पास जाएंगे तो लोग पढ़ेंगे, तो वो भी जो वुमेन है उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, उनको भी क्या होगा बेटा, मोटिवेशन होगा। आज आप देखते हो ना, जैसे आप पिछले साल देखे होगे, है ना, इसरो का, है ना, चंद्रयान 3 मिशन क्या हुआ था बेटा, सक्सेसफुल हुआ था। तो एक न्यूज़पेपर में कवर फोटो आया था, उसमें आप देखोगे तो सारी की सारी पीछे कौन लगे थे बेटा, सारी की सारी जो पीछे खड़ी थी वो क्या थी, विमेन थी, है ना। तो जब आप इतना बड़ा बड़ा काम करते विमेन को देखते हो, है ना, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि फीमेल वर्ल्ड कप जीती, है ना, फीमेल 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती। तो आप देखो हमारी सोसाइटी में कुछ कुछ चीजें बेटा जो विमेन को अलाउ नहीं है, स्टीरियोटाइप है, क्रिकेट नहीं खेल सकती, है ना, बाहर हॉकी नहीं खेल सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो स्टीरियोटाइप है कि ये काम तो विमेन कर नहीं सकती, आर्मी में नहीं जा सकती, जहाज, है ना, वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है ना, ये सारी चीजें। पर हर बार विमेन ने क्या किया बेटा, करके दिखाया है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, है ना, और ये अपनी मेहनत से करके दिखाया। तो उसी प्रकार से सारी किताबें लिखी गई, लोगों ने इनकी स्टोरीज पढ़ी, इनसे मोटिवेट हुए और खुद के राइट्स के भी लिए भी लड़ना सीख गए, है ना। लड़ना ज़्यादा जरूरी है ना, ऐसा बुलेट उलेट लेके नहीं आ जाना बेटा। फिर इसके बाद बेटा क्या उस समय हम तो बोल रहे चलो प्रिंट आ गया, किताबें छपने लगी, क्या इतना ही आसान था क्या बेटा प्रिंट करना? कोई भी चीज आपको जो भी मन हो आप छाप दो? नहीं, आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया उस समय किसकी कॉलोनी थी बेटा, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, है ना। तो इंडिया में आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते थे, पर उसके लिए क्या था बेटा, कुछ ना कुछ सेंसरशिप भी थी, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है, पहले जब प्रिंट आया तो ठीक था, ब्रिटिशर्स ने भी बोला ठीक है छापो, किताब ही छापोगे, लोग पढ़ेंगे, क्या ही होगा, ठीक ना। उन्होंने भी फ्यूचर रिपरकशन नहीं देखे। पर इसी दौरान क्या हो जाता है बेटा, 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है ना, और ये फर्स्ट मेजर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, है ना। ये मतलब इसमें बहुत चांसेस थे कि ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे बेटा, हार जाएंगे और उनको छोड़ के देश क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर इस कुछ रिवॉल्ट में कुछ कमियां थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट हम हार जाते हैं और फिर से ब्रिटिश क्या कर लेते हैं, अपने रूल को मजबूत कर लेते हैं। ये जो रिवॉल्ट था इसके बहुत बुरे इंपैक्ट पड़े किसके ऊपर बेटा, ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सोचा कि हमको क्या करना चाहिए बेटा, ये जो प्रिंट हमने खुली छूट दे के रखी कि आप कुछ भी छापो, ये तो हमारे खिलाफ भी छाप रहे हैं ना। अगर हमारे खिलाफ छाप रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के खिलाफ छाप रहे हैं, तो लोगों के अंदर क्या डेवलप हो रहा है बेटा, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। क्या डेवलप हो रहा है, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। ये लोग क्या है, बुरे हैं, इनको जल्द से जल्द क्या करो बेटा, मार के भागो, है ना। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम क्या था बेटा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। कब पास किया था, 1878 में। वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, लोकल लैंग्वेज, है ना, लोकल लैंग्वेज। मराठी हो गई, गुजराती हो गई, ये सब क्या होती है, लोकल लैंग्वेज।
तो इस एक्ट में क्या था, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी न्यूज़पेपर, जर्नल कुछ भी छापना है, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी आपको? लाइसेंस की, है ना। बिना आप लाइसेंस लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप कोई भी चीज छाप नहीं सकते हो। सेकंड, कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता था, है ना। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि जो चीज आपने लिखी है वो क्या कर रही है बेटा, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है ना, उनकी इमेज को क्या कर रही है, खराब कर रही है, या फिर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो क्या कर सकते हैं, उस पब्लिकेशन को, उसको पब्लिश होने से क्या कर सकते हैं बेटा, सप्रेस भी कर सकते हैं। और आप अगर नहीं माने तो जो आपकी प्रेस है उसको भी वो क्या कर सकते हैं बेटा, सील कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके खिलाफ ये देखो पेनाल्टीज और लीगल चैलेंजेस। अगर आपने कुछ गलत चीजें छाप दी जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं है तो क्या लगा देंगे बेटा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, है ना, या तो कुछ लीगली कुछ केस कर देंगे, ठीक है ना, या फिर आपकी प्रेस को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब एक चीज बताओ, ये जब लॉ पास हुआ बेटा तो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा क्या हुआ बेटा, रिवॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा यही फ्रीडम ऑफ, आपने क्या छीन ली बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली। क्या छीन ली? फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप कोई बोल ही नहीं पाएगा, है ना, आज क्या होता है, जैसे प्रेस है ना, अलग अलग न्यूज चैनल होते हैं, उनको फ्रीडम है ना, क्या फ्रीडम है ना बेटा। हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ऐसा बोलते हैं, नहीं आज से तुम बोलना मत, तुम मेरे खिलाफ मेरी अगर कुछ बुराई कर दिए तो तुम्हारा प्रेस बंद, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ सबको राइट है बेटा, है ना। तो इन्होंने क्या कर लिया बेटा, इनको पता चला कि अगर ये इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं ये अगर अपने आइडियाज क्या करते रहेंगे बेटा, ऐसे स्प्रेड करते रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप होगा, अगर फिर से 1857 जैसा रिवॉल्ट हो गया तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे और हमको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया बेटा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, पास किया था। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिवॉल्ट वगैरह भी क्या हुआ था बेटा, हुआ था, ठीक ना, क्योंकि इसने क्या कर लिया था, प्रेस की फ्रीडम को ही क्या कर लिया था, छीन लिया था। फिर इसी प्रकार से बेटा इसमें लिखा नहीं, यहाँ पास देख लेना, है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा हुआ है ना, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में लिखा है ना। ये एक है ना, एक ये रेडिकलिस्ट ग्रुप के थे, है ना, कांग्रेस के मेंबर थे। इन्होंने क्या किया था बेटा, एक अखबार चालू किया था, है ना, उस अखबार का नाम क्या था, केसरी, है ना, बहुत फेमस अखबार था, है ना। किस लैंग्वेज में था बेटा, मराठी लैंग्वेज में। किस में था, मराठी लैंग्वेज में था। उन्होंने ये अखबार को चालू किया था, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। इस अखबार को आप याद रखना। एक्चुअली में क्या होता है, इसी अखबार के चलते इनको 1908 में क्या हो जाती है बेटा, जेल भी हो जाती है ना। इनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है बेटा, सेडिशन बोले तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, क्योंकि क्या करते हैं बेटा, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ गलत बोल देते हैं, है ना, उनकी पॉलिसीज को क्या कर देते हैं, है ना, गलत बोल देते हैं, जिसके कारण से गलत क्या, हमारे पर्सपेक्टिव से तो सही बोलते हैं पर वो ब्रिटिशर्स को क्या लग जाती है, अगर सच बोलो तो उनको गलत लग जाता है। तो क्या कर देते बेटा, सेडिशन, देशद्रोह के मुकदमे में क्या कर देते, बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में डाल देते 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए। कहाँ की जेल में बेटा, म्यांमार की जेल में, है ना। म्यांमार को पहले मलय आइलैंड बोलते थे, तो वहाँ क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था बेटा, ये सारी चीज़ें लिखी थी। आप एक बुक भी याद रखना, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, जैसे हिंद स्वराज, ये बुक किसने लिखी थी बेटा, गांधी जी ने जेल के अंदर बैठ के लिखी थी, है ना। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, है ना, बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, है ना, ताकि क्या हो सके, ये जो अंदर पैट्रियोटिज्म का फीलिंग था उसको क्या रखा जा सके बेटा, जिंदा रखा जा सके, और एक रिवोल्यूशन करके ब्रिटिश को मार के भगाया जा सके। उसी प्रकार कुछ और बुक्स हैं, ये कुछ बुक्स हैं, इनको देख लेना, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया था, देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना बेटा, बलाट्स क्या होती हैं। बलाट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो किसी चीज को अगर आपको बताना है, तो अगर आप पोएम के फॉर्म में बताते हो, कहानी के फॉर्म में बताते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलाट बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ ना वंदे मातरम हो गया, है ना, तो वो भी एक क्या है, बलाट के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में। तो जो भी पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उस फॉर्म में बताना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बलाट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी के बारे में, ना, जो सेंसरशिप का था, है ना, उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास होता है
है ना, जिससे क्या हो जाता है, प्रेस का फ्रीडम क्या कर लिया जाता है बेटा, छीन लिया जाता है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस को छीन लिया जाता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी इंडियन लीडर्स रहते हैं, पब्लिक रहती है, वो क्या करती है बेटा, क्रिटिसाइज करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसके बदले में गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी, तो क्या करते बेटा, जो प्रेस रहती है उनको क्या कर देती, सेंसर कर देती, बैन कर देती, कुछ को जब्ती कर लेती, सीज कर देती, है ना। अब इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगा, फिर इंडिया के लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या करते बेटा, इसी कारण किसका राइज होता है बेटा, मिलिटेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म का राइज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल तिलक हो गए, वो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, है ना। और ये मिलिटेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, मैं आपको पढ़ाया था, दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक को हम लोग मॉडरेट्स बोलते हैं या कंजर्वेटिव आप बोल लो, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल या फिर मिलिटेंट बोलते हैं, है ना। तो मॉडरेट ग्रुप क्या होते हैं, जो किस पे विश्वास रखते हैं कि हम कानून के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो हम क्या करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके तरीका निकालेंगे। पर मिलिटेंट किस में विश्वास करते हैं बेटा, कोई एक झापड़ दे तो तुम भी दो झापड़ दो, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से। तो इसी फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म का क्या हुआ था बेटा, राइज हुआ था, किसके बाद में, इसी के बाद में, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, यहाँ चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, ठीक है बेटा, थैंक यू।